नमस्ते। आज हम करेंगे मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक। इससे पहले हम 8 नाटक कर चुके हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक नाटक कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है इनकी रचना है, पात्र हैं और उससे संबंधित कथा और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का परिचय। इनका जन्म आज 8 जनवरी 1925 से 3 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ। संक्षिप्त जीवनी परिचय। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम मदन मोहन उगलानी उर्फ मदन मोहन था। मूल नाम क्या था मोहन राकेश का? मदन मोहन उगलानी उर्फ मदन मोहन था। इनके पिता वकील होने के साथ साथ साहित्य और संगीत प्रेमी भी थे। पिता के साहित्य में रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर पड़ा। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक होने के नाते पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ उनका रुझान लघु कहानियों की तरफ हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन का कार्य करते रहे। साहित्यिक अभिरुचि के कारण उनका मन अध्यापन कार्य में नहीं लगा और एक अर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। इस कार्य से भी लेखन में बाधा उत्पन्न होने के कारण उनसे अलग कर लिया। जीवन के अंत समय तक स्वतंत्र लेखन ही इनका जीविकोपार्जन साधन रहा। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर भी थे। पात्र हैं इसके संबंधित। अंबिका है जो ग्राम की एक वृद्धा है। मलिका उसकी पुत्री है। कालिदास कवि है। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल है। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम ग्राम पुरुष। रंगनी नागरी है। संगनी नागरी। अनुस्वार अधिकारी। अनुनासिक अधिकारी। प्रियंगु मंजरी राजकन्या और कवि पत्नी है। ये इनके क्या है? प्रमुख पात्र है। महत्वपूर्ण कृतियां। उपन्यास। मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961, ने आने वाला कल 1970, अंतराल 1973, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें अप्रकाशित है। कहानियां। इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, मिस पाल 1967, मलबे का मालिक 1967, आज के साए 1967, रोए रेसे 1968, मिले जुले चेहरे 1969, एक एक दुनिया 1969, पहचान 1972। कहानी संग्रह। मोहन राकेश के कहानी संग्रह क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नामक 3 कहानी संग्रह हैं जिनमें कुल 54 कहानियां संग्रहित है। नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले की जमीन अधूरा कमलेश्वर जी ने ये पूरा किया था 1975 में। एकांकी है इनकी एकांकी एवं अन्य नाट्य रूप 1973, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं तथा अन्य एकांकी बीज नाटक, दूत और दात अप्रकाशित एकांकी है। मोहन राकेश की डायरी है मोहन राकेश की डायरी। जीवनी संकलन समय सारथी। यात्रा वृत्तांत है इनके आखिरी चट्टान 1957, ऊंची झील 1960, पतझड़ का रंगमंच आदि के इनके यात्रा वृत्तांत है। निबंध संग्रह परिवेश 1967, रंगमंच और शब्द 1974, बलकम खुद 1974, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि 1975। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या नेट हो या डीएसएसबी एग्जाम हो। सभी हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अनुवाद है संस्कृत का शकुंतलम तथा मृच्छ कटितम नाटकों का हिंदी रूपांतर किया। संपादन है सारिका और नई कहानी पत्रिका। आधे अधूरे नाटक के मुख्य बिंदु हैं। आधा अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 ईस्वी में मंचन हुआ था। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था।
यह मध्यम वर्ग या पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है, मात्र वस्त्र के परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। पुरुष एक जो है वो महेंद्र नाथ है, पुरुष 2 सिंघानिया है, पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 जुनेजा के रूप में चित्रित किया गया। इसमें बताया गया एक ही पुरुष है, अलग अलग नामों से एक ही पुरुष ने 4 पात्र को निभाया है और उसमें अलग अलग इनके वस्त्र भी पहने हुए हैं। आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं का चित्रण किया। भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यम वर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा, घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्र नाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री पुरुष की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण है। पात्र परिचय है। सावित्री है जो नाटक की नायिका है और महेंद्र की पत्नी है जो उम्र 40 साल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यहाँ से उम्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुष एक जो महेंद्र नाथ है वो सावित्री का पति है, उम्र उसकी क्या है 49। यहाँ पे ये सावित्री की उम्र दी गई 40 वर्ष और यहाँ पे ये महेंद्र नाथ की उम्र है 49 वर्ष। पुरुष 2 में सिंघानिया है जो सावित्री का बॉस है और चीफ कमिश्नर है। पुरुष 3 जगमोहन है। पुरुष 4 में जुनेजा। बिन्नी है जो सावित्री की बड़ी बेटी, उम्र उसकी 20 वर्ष है। अशोक है सावित्री और महेंद्र नाथ का बेटा। किन्नी है जो सावित्री की छोटी बेटी, उम्र में 12 से 13 वर्ष के बीच। मनोज है बिन्नी का पति, मात्र संवादों में उल्लेखनीय है। नाटक का विषय है मध्यम वर्ग के जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किया गया। पारिवारिक विघटन का चित्रण है, स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण, नारी की त्रासदी का चित्रण, वैवाहिक संबंधों की विडंबना। आधे अधूरे नाटक का कथानक। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक एक मध्यम वर्गीय शाही परिवार की कहानी। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। परिवार का हर व्यक्ति अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पति महेंद्र नाथ है जो व्यापार में सफल नहीं होता है। महेंद्र नाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठ जाता है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। महेंद्र नाथ अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु बेरोजगार होने के कारण वह पत्नी सावित्री के कमाई पर पलता हुआ अत्यंत दुखी है। उसकी स्थिति अपने ही परिवार में एक ठप्पा, एक रबड़ के टुकड़े की तरह है। जगमोहन जुनेजा और सिंघानिया के संपर्क में आती है, किंतु किसी भी उसे अपनी भावनाओं की तृप्ति नहीं मिलती। महेंद्र नाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी जो मनोज के साथ भाग जाती है। सावित्री का बेटा अशोक को भी घर के किसी सदस्य से लगाव नहीं होता। वह भी पिता की तरह ही बेकार है और उसका नौकरी में मन नहीं लगता। वह भी बदमिजाज और बदजुबान है। इसकी उसकी दिलचस्पी केवल अभिनेत्रियों की तस्वीरें और अश्लील पुस्तकों के सहारे बीतता है। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि लेने लगी। परिवार में तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उन सब में भी इस तरह की भावना घर कर गई। इन सभी पात्रों के व्यवहारों में महेंद्रनाथ और सावित्री के संबंधों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह नाटक में सभी पात्र आधे अधूरे होने की नियति से अभिशप्त है। निष्कर्ष है, मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने जीवन के यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। आधे अधूरे नाटक उसी प्रयास की एक सार्थक कड़ी है। महानगरों में रहने वाले आर्थिक अभाव के कई तरह के संघर्षों को झेलने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की त्रासदी का इस नाटक में सजीव चित्रण है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यह नाटक संवेदना, शिल्प और धारातरोपल आधुनिक हिंदी नाटक की एक सफल रचना है। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन।
इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन, पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे नाटक सर्वप्रथम किस पत्रिका में संपादित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में। प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में हुआ। निर्देशक है ओम शिवपुरी का वक्तव्य। ये कथन दिए गए हैं ओम शिवपुरी के। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। इम्पोर्टेंट है। यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। तीसरा कथन है, यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। फोर्थ है, यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। पांचवा कथन है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। पात्र है इसमें। अब इसमें पात्र दिए गए कि उनकी क्या क्या भूमिका रही। काले सूट वाला आदमी है जो कि पुरुष 1, 2, 3 और 4 की भूमिका में निभाता है। जो काले सूट वाला आदमी है वो पुरुष 1, 2, 3, 4 की भूमिका निभाता है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर, यानी कि जो पुरुष 1 है वो किस तरह के कपड़े पहनता है? पतलून और कमीज। महेंद्र नाथ। सावित्री स्त्री का पति है जो 22 साल का दाम्पत्य जीवन है, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए परिवार में अपने आप को बोझ की तरह पाता है। अब केवल वह एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। महेंद्र नाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंधों को लेकर वह असहज है। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट पहनता है सिंघानिया। सिंघानिया कैसे वस्त्र पहनता है? पतलून और बंद गले का कोट। सावित्री का बॉस है। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है, असंबद्ध बातें करता है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। ये कूट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तरफ पुरुष 1 और एक तरफ उनके वस्त्र दे दिए जाएंगे कि कौन सा पुरुष किस तरह के वस्त्र पहने हुए है। तो यहाँ से मिलान में क्वेश्चन बनेगा। पुरुष 3 में है पतलून और टी शर्ट जगमोहन। जगमोहन कैसे वस्त्र पहने हुए है? पुरुष 3 में पतलून और टी शर्ट। सावित्री का पुराना मित्र है, वर्तमान में उन्हें दिल्ली ट्रांसफर है। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है परंतु असफल। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में है। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का एक लंबा कोट पहने हुए है। ये पुरुष 4 कौन है? जुनेजा, महेंद्र नाथ का मित्र है तथा पुराना बिजनेस पार्टनर। नाराज व्यथित होकर महेंद्र नाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र को मुक्त कराने का आग्रह करता है। स्वभाव में कईयापन है। स्त्री है जो उम्र की 40 को छूती हुई, यानी कि सावित्री की उम्र कितनी है? 40 साल। केंद्रीय पार्थ में है। एक पुरुष 1 की पत्नी है। एक पूर्ण पुरुष मनुष्य की तलाश। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से तंग, खीज और तनाव का ग्रस्त। बड़ी लड़की है। उम्र कितनी है? 20 वर्ष। बड़ी लड़की का नाम है बिन्नी और उम्र है इसकी 20 वर्ष। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी करती है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और तावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। अब घर में बेगाना महसूस करती है। छोटी लड़की है जो उम्र 12 से 13 के बीच है और छोटी लड़की का नाम क्या है? किन्नी है। भाव में भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह। स्कूल की विद्यार्थी है। लड़का है जो उम्र में के 21 उम्र। अशोक की उम्र कितनी है? 21। बीएससी की पढ़ाई अधूरी है। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट है। कथा। यह नाटक 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी। महेंद्र नाथ बेरोजगार है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और पूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन सिंघानिया, जुनेजा तथा मनोज से मिलती है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्र नाथ अपनी बेकारी से उपजी असक्तता से क्षुब्ध है। पति पत्नी के मध्य यह तनाव बच्चों बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालता है। उनमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भरी हुई है। प्रमुख उदाहरण और कथन दिए गए हैं।
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख उदाहरण है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध भाग का आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, पुरुष एक बड़ी लड़की से कहता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट कथन है कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। बड़ी लड़की कहती है स्त्री से। पर कौन सी अड़चन, उसके साथ से छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी, ये छोटी छोटी अड़चनें नहीं होती मगर अड़चन बन जाती हैं। एक गुब्बार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूं। और आखिर कब, बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे उससे मुझे अपने से एक अजब सी चीड़ होने लगती है। मन करता है कि आसपास की हर चीज तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटाऊं। और वह मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूं। कुछ भी ऐसी बात है जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे। पर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर कहती है बड़ी लड़की स्त्री से। कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ, और यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए, बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, मेरा अपना घर है, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते स्वर में तुम बता सकती हो मामा कि क्या चीज है वह, और कहाँ है वह? इस घर की खिड़कियों दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में कहाँ छिपी है वह मनुष्य चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बड़ी लड़की स्त्री से कहती है, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ समझते नहीं है। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर स्टैंप का ठप्पा लगाकर छोड़ देते हैं। पुरुष एक कहता है स्त्री से, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी इस घर में चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ। घर घुस रहा है, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। पुरुष एक स्त्री से कहता है, सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया। दरवाजे बाहर के दरवाजे की तरफ चलता, पर अब पेट भर गया, मेरा हमेशा के लिए भर गया। दरवाजे के पास रुककर और बचा भी क्या जिसे खाने के लिए रहता हूँ यहाँ? पुरुष एक स्त्री से कहता है, बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और भी छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में? लड़का कहता है स्त्री से, आज तक जिस किसी को बुलाया तुमने किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया। लड़का कहता है स्त्री से, इसलिए कि किसी तरह से इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का जिसे कोई और मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी। कोशिश है, हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले अपने दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरी अपनी कोशिश से कुछ
करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी के ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। अब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीखती रहूं रात दिन। मैं भी क्यों न सुखरू होकर बैठी रहूं अपनी जगह। उससे तो तुमसे से कोई छोटा नहीं होगा। स्त्री कहती है लड़के से। महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़का कहता है बड़ी लड़की से, ठीक है, उस चीज को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे। लड़का कहता है बड़ी लड़की से। अब है नाटक का दूसरा भाग, उत्तरार्ध। इतने साधारण ढंग से उमड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़िया घर में के एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ डैडी की चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने में कमोड कर ले जाकर सिरहर कर, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखा था जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। बड़ी लड़की पुरुष 4 से कहती है। नेक्स्ट कथन। बिल्कुल मैं मानता हूं, इसलिए कहता हूं कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रिरियाकर मुझसे न कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता है क्या होता। पुरुष 4 बड़ी लड़की से कहता है। यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा अपनी एक शख्सियत हो। स्त्री पुरुष 4 से कहती है। खड़ी होती ही मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है जो घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी को एक अधूरापन कह लीजिए, उसे उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं कटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की एक चीज है। वह जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, जिस तरह वे सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री पुरुष 4 से कहती है। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। एक बात महेंद्र को कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नजर में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और महेंद्र की जी जान से कोशिश थी कि वह वही बना रहे किसी तरह। कोई यह न कह सके कि जिससे कि वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है और बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है, जिंदगी में है। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने तक की तमीज नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दबूसार बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है और बोल बोल चलेगी इस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। मानेगी वह सब की नहीं जो मैं कहता हूँ। स्त्री कहता है पुरुष 4 से।
नेक्स्ट कथन है, महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकते हो। पुरुष 4 स्त्री से कहता है, पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज वही की वह जो भी था और जो कुछ था महेंद्र नहीं था। पर जल्दी ही तुमने पहचानना शुरू किया वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जमान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरियादिली। पर तीर की असली नोक पर फिर उसी जगह पर उसमें कुछ जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना। पुरुष 4 स्त्री से कहता है, असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इसमें से कोई आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। जिसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई सिंघानिया या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, वह उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह भी आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम। पुरुष 4 स्त्री से कहता है, वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया, कि तुमने मन में लगातार एक डर समाता गया कि जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का तो कभी, कि वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। पुरुष 4 स्त्री से कहता है, नेक्स्ट कथन है, मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, पर तुम एकदम बोरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से। पुरुष 4 स्त्री से कहता है, नेक्स्ट कथन है, मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर से के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल उलझे हाथों का गिज गिजा पसीना। पुरुष 4 स्त्री से कहता है, नेक्स्ट कथन है, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है कि तुमने सब कुछ होने पर भी उसके लिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया कि तुमने की जिंदगी में और कुछ हासिल न हो, तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहेगा। पुरुष 4 स्त्री से कहता है। नेक्स्ट कथन है, ये लास्ट कथन है इसका, तो ठीक है वह नहीं आएगा, वह कमजोर है, मगर इतना कमजोर नहीं तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने आप को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया उसके आसपास, मैं कोशिश करूंगा कि वह आँख खोल कर देख सके। पुरुष 4 स्त्री से कहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।